आज का विषय है विज्ञान, आधुनिक जीवन और भविष्य की संभावनाएं। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में जो एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनका परिचय आप सभी से करा दूं। प्रोफेसर पीके आलूवालिया आज हमारे बीच मौजूद हैं। प्रोफेसर पीके आलूवालिया का परिचय अगर मैं आपसे देना चाहूं तो वो बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं। प्रोफेसर पीके आलूवालिया इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिज़िक्स टीचर्स के प्रेसिडेंट हैं। वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों में 3 दशकों से अधिक समय तक अध्यापन कार्य कर चुके हैं, शोध कार्य में संलिप्त रहे हैं। आप डायरेक्टर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 8 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे हैं। आप डायरेक्टर इंटर क्वालिटी एश्योरेंस सेल जो हैं वो रह चुके हैं। आपने 120 से अधिक शोध पत्र कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आपके पब्लिश हुए हैं। आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं। आपने कई देशों की यात्राएं की हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित आपकी ये यात्राएं जो हैं वो रही हैं और हम खुशनसीब हैं प्रोफेसर साहब कि आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और दर्शकों, जैसा हमने आपको पहले कहा कि इंसान के विकास की अगर हम बात करें तो इंसान प्रारंभ से ही जिज्ञासु रहा है और इसी जिज्ञासावश शायद उसने कभी 2 पत्थरों को आपस में टकराया था जिससे आग उत्पन्न हुई थी और उस आग के आविष्कार ने उसका खान पान सहज कर दिया, आसान कर दिया। फिर उसने पहिए का आविष्कार कर दिया, उसने उसकी जीवन शैली को बदला। और प्रोफेसर साहब, ये चाहे वो तकनीक की बात है, चाहे वो विज्ञान की बात है, आपने एक लंबा दौर देखा है, आपने एक लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया है, देश विदेश के विश्वविद्यालयों में आपके लेक्चर्स जो हैं वो होते रहे हैं। ये जो विज्ञान की एक लंबी यात्रा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? अजय जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कालखंड में उस समय जी रहा हूँ जिस समय विज्ञान ने हमारी धरती पर जी, और यूँ कहूँ धरती से बाहर भी एक परिवर्तन की सुनामी ला दी है। जी। वैसे तो हम लाखों वर्षों से जानते हैं कि धरती पर धीरे धीरे आदमी ने आगे बढ़ना शुरू किया और एक आदि मानव से एक आधुनिक मानव के रूप में वो उभर के आया। जी। और इसके पीछे उसकी, जैसे आपने कहा, जिज्ञासा तो थी ही थी, पर उसकी कुछ मजबूरियां भी थी जिन्होंने उसको ये सब सोचने के लिए और करने के लिए मजबूर किया। बिल्कुल। ये जो विज्ञान शब्द है ये तो बड़ा आधुनिक शब्द है जी। इससे पहले अगर हम याद करें तो पाषाण युग था, फिर हमारे पास तांबे का युग आया। जी। जब हम युगों की बात करते हैं तो युग तकनीकी युग थे अपने आप में। जी। इसमें हम क्या करते थे कि हमें अगर एक कुल्हाड़ी की ज़रूरत है तो अगर मुझे वो पत्थर के रूप में मिल रही है तो मैं उसको बनाने की कोशिश करता था। पर पिछले 300 वर्षों में लगभग कुछ ये सब बदल गया और ये इतनी तेज़ी से बदला है कि उससे पहले ऐसे बदलाव कभी भी नहीं आए। बिल्कुल। और जिसे हम विज्ञान कहते हैं जी, वो अपने आप में एक अलग रूप से उभर के आया। अगर आप मुझसे पूछें कि विज्ञान होता क्या है तो मैं कहूँगा विज्ञान वह है जो किसी भी ज्ञान को एक सिस्टमेटिक तौर पर समझने और परखने की हमें प्रक्रिया देता है। जी। अब जैसे मैं अगर विज्ञान के बारे में बात करूं तो हमारे 3 सोपान हैं जिन पे हम ये सब काम करते हैं। एक तो रहता है हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जी। दूसरा हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और तीसरा हम वो जो एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट आए हैं उनको हम एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति हमें क्या बता रही है। जी। वास्तव में अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर हम जो प्रश्न पूछते हैं प्रकृति से वो इन एक्सपेरिमेंटों के माध्यम से ही पूछते हैं। जी, बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। वो एक्सपेरिमेंट हम एक प्लान करते हैं एक्सपेरिमेंट को करने के लिए और जो उसमें हम कुछ सोचना समझना चाहते हैं उस किस्म के प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं। जी। और प्रकृति काफ़ी अपने राज छुपा के रखती है, उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत भी होती है। जी, बिल्कुल। और अगर मैं 300 साल
के समय की बात करूं, पहला वर्ष अगर मैं देखूं और मैं आज देखूं जी, तो कई बार हमें ना साइंस और तकनीक में अंतर भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये साइंस आज टेक्नोलॉजी को पोषित कर रही है और टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस को पोषित कर रही है। जी बिल्कुल। अब मैं ख़ास करके पिछले 100 वर्षों की अगर बात करूं, जो हमारी 20वीं सदी थी, आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं। जी, लगभग 1/4 सदी तो ये समाप्ति हो गई है। इसमें हमने इतनी गहराई में चीज़ों को समझा कि कई बार वैज्ञानिक जब इन चीज़ों को खोज रहे थे तो उनको भी ये मालूम नहीं था जी, कि ये चीज़ें भविष्य में क्या परिवर्तन लाने लगी हैं। जी, और ये जो 20वीं सदी का दशक शुरू हुआ तो भौतिक शास्त्र में कम से कम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो कुछ हमको समझना था, जो कुछ हमको प्रकृति से पूछना था, हमने पूछ लिया। जी, अब तो बैठ करके कुछ इक्वेशनें लिखो, उनको सॉल्व करो और सब कुछ आपको मिल जाएगा। जी, पर प्रकृति अपने जब राज बताने लगती है तो वो हैरानी में डालती है आदमी को। जी, हैरान होने लगता है कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। जो नियम मुझे आज तक मालूम थे, उन नियमों की कसौटी पर अगर मैं परखने की कोशिश करूं तो मुझे पता ही नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। जी, तो ऐसा ही जो परिवर्तन है वो आया, जो आज फिर गूंज रहा है और वो हमारे भविष्य पर कई नई चीज़ें लाने वाला है। तो अगर मैं इसको 2 हिस्सों में बांटूं जी, तो जो पहला परिवर्तन था उसको मैं बोलूँगा क्वांटम रेवोल्यूशन 1। जी। ये हमारे जो ये क्वांटम रेवोल्यूशन की या क्वांटम टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो अक्सर अखबारों में हमें पढ़ने को मिलता है, या आप जैसे एक्सपर्ट्स से हमको सुनने को मिलता है, और एक आम व्यक्ति की ये जिज्ञासा भी रहती है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या, क्योंकि शायद हमने 1 या 2 वर्ष पहले सुना था कि क्वांटम टेक्नोलॉजी पर कोई नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, और हमारी केंद्र सरकार ने भी इस बार क्वांटम टेक्नोलॉजी के संवर्धन के लिए एक बड़ा अच्छा 6,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया है। तो हमारी जिज्ञासा रहेगी इस सब के बारे में जानने की। देखिए, अगर मैं आम आदमी की बात करूं, जी, विज्ञान जो है वो वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं तक सीमित रहने वाली चीज़ नहीं है। जी, विज्ञान का एक और परिभाषा है विज्ञान की। विज्ञान वो ज्ञान है जिससे हम समाज में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात करें, जी, और समाज में जो हमें परेशानियां हैं, जैसे आज हम कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज है, जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास पानी की प्रॉब्लम है। इनके सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलेंगे? जो हमें वैज्ञानिक समझ है उसी से हमें ये मिलेंगे। तो जो मैं क्वांटम रेवोल्यूशन 1 की बात कर रहा था, उसमें हमें जो एक बहुत समझ मिली वो ये थी कि जो विज्ञान के नियम हैं, जो एटम या न्यूक्लियस के स्तर पे हैं, जी, उनके लॉज न्यूटोनियन फिज़िक्स जो कि आमतौर पे हम स्कूल में पढ़ते हैं उससे बिल्कुल जी, अलग हैं। जी, और यूँ मानिए कि उसमें दिग्गज वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, आइंस्टाइन, जी, नील्स बोहर, श्रोडिंगर, ऐसे लोगों के नाम आते हैं। और वो कुछ छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स एक्सपेरिमेंट हमें बता रहे थे उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो दशक है, ख़ास करके 20 का दशक, हम उसको उस क्रांति के 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उस दशक में हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जी, हमें फिज़िक्स में पता लगा कि स्पिन क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन की एक स्पिन होती है, प्रोटॉन की एक स्पिन होती है। जब हमें ये समझ में आया तो लोगों ने एटॉमिक और न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से इस स्पिन को समझने की कोशिश की। जी, और जो वैज्ञानिक उस वक्त इस कार्य को कर रहे थे उनको मालूम नहीं था कि इसका भविष्य में प्रभाव क्या पड़ने वाला है। आप सच मानिए कि आज जो कॉमन आदमी MRI शब्द का प्रयोग करता है, जिसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, इमेजिंग के नाम से, जी, वो वास्तव में वो जो खोज थी उसका परिणाम था। वो जो साइंटिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज़ इसके लिए मिला, और उन्होंने ये कबूल किया कि जब मैं ये प्रयोग कर रहा था तो मुझे भी मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये तकनीक में ऐसे बदल जाएगी। जी, ऐसे मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारे एक हिंदी की पुस्तक थी, जी, उसमें एक लेख था और उसका टाइटल था बेतार जी, का जादू। और उसमें उन्होंने एक जिक्र किया हुआ था कि एक छोटा जैसा चने के दाने जितना एक समझ लीजिए एक अंश है जिसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जी,
उससे सारी दुनिया में जो कम्युनिकेशन है वो बदल जाएगी। और मुझे याद है कि धीरे 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 ये ट्रांजिस्टर हमारे घरों में आने लगा, बिल्कुल, और आज ये हमारे मोबाइल का एक हिस्सा बना हुआ है। जी एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था मूर, जी, और उन्होंने जो जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं उसके बारे में एक भविष्यवाणी करी थी जी, कि जो हम टेक्नोलॉजी अब तैयार कर रहे हैं उन लॉज को यूज़ करके, हर 10 वर्ष के बाद वो दुगनी होने वाली है। जी, उसको हम मूर्स लॉ भी बोलते हैं। और एक स्टेज आएगी जब हमारे सर्किट्स पे हम चीज़ों को और सजा के रखेंगे, उसकी संभावना ख़त्म हो जाएगी। जी, अब हम आज जब क्वांटम रिवोल्यूशन 2 की बात कर रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया, भारत सरकार ने 6000 करोड़ का जो एक बजट है जी, उसके लिए एलोकेट करा एलोकेट है, किया है, जी। वो अपार संभावनाओं से भरा पड़ा है। तो हम क्या देखते हैं कि भविष्य में कैसा परिवर्तन आएगा? अब देखिए, हम क्या अपेक्षाएं हैं? हम इसमें कई एक बिंदु हैं जिनके जी। ऊपर हम परिवर्तन देख रहे हैं। एक तो बिंदु है कम्युनिकेशन में, इसका बहुत बड़ा परिवर्तन इसकी वजह से होने वाला है। जी, क्रिप्टोग्राफी, आज हम अपने मोबाइल से कम्युनिकेट करते हैं, अपने बैंकिंग सिस्टम से ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें क्रिप्टोग्राफी एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती है कि हमारे जो सिग्नल्स हैं उनको कोई डीकोड इतनी आसानी से नहीं कर सकता। और ये जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं जो हम आमतौर पे आजकल डेस्कटॉप या लैपटॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं, जी, उनमें अभी भी इस चीज़ को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। और इसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी सरल है, वो 0 और 1 की लैंग्वेज है जिनको हम बिट्स बोलते हैं। मगर जब हम क्वांटम रेवोल्यूशन 2 की बात कर रहे हैं तो ये बिट्स अब क्यूबिट्स में बदल रही हैं, और क्यूबिट्स जो हैं वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। जी, इनमें ये जो क्यू का शब्द लगा हुआ है इसका मतलब है क्वांटम, और ये बिट, तो ये उस 0 और 1 के बिट से कैसे डिफरेंट है, ये प्रश्न बड़ा आम है जो हम जानना चाहेंगे, उसका उत्तर ढूंढना चाहेंगे। और हमें पता लगता है कि पहले ये जो 0 और 1 है ये बिल्कुल अलग स्थितियाँ होती थी, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलता है कि ये जो 0 और 1 है क्वांटम मैकेनिकली, इनका अध्यारोपण अपने ऊपर एक दूसरे के साथ हो सकता है। तो 0 और 1 जो अलग अलग थे, अब ये अध्यारोपण के कारण इन दो स्थितियों के मुकाबले में कई और नई स्थितियां हमें एक साथ उत्पन्न करके दे देती हैं। जी, इसको हम क्वांटम इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। और इससे क्या है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे उनमें जो गति आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी आज के क्लासिकल कंप्यूटर के मामले में। जी, और क्रिप्टोग्राफी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर कितनी जल्दी किसी कोड को पढ़ लेता है, ये सारी की सारी संभावनाएं जो है वो क्वांटम कंप्यूटर के आने से बिल्कुल बदलने वाली हैं। जी, दूसरा ये है कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो पिछले साल उसके बारे में नोबेल प्राइज़ भी मिला, वो था क्वांटम टेलीपोर्टेशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट पे। जी, तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन में अगर हम यूँ कहें, उसका मतलब ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और शायद मेरा कोई एक क्लोन कहीं पे बैठा हुआ है जो बिल्कुल मेरे जैसा है। जी, ये हम पे तो लागू नहीं होगा, मगर जो फोटोन्स हैं जो कि प्रकाश के कण कहलाते हैं, जी, जिनका प्रादुर्भाव आइंस्टाइन ने किया था, वो अगर आज एक यहाँ पे है तो हज़ारों किलोमीटर दूर वैसा ही एक फोटोन ऐसा होगा कि जो चीज़ें आप इस फोटोन में देखेंगे वही चीज़ें उस फोटोन में भी आपको नजर देख पाएंगे। जी, और इसको हम नाम देते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, जी, जिसका मतलब है हिंदी में अगर बोलूं तो क्वांटम उलझाव। हाँ, और ये किसी स्टेज पर आइंस्टाइन जैसे दिग्गज लोग ये मानते थे कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना उसकी फाउंडेशंस में कुछ ऐसा है जो हमारे से हिडन है, वो हमें मालूम ही नहीं है कि वो हमें पता लगेगा। मगर धीरे धीरे जब लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और क्वांटम मैकेनिक्स को समझना शुरू किया, तो उनको लगा भाई ऐसा नहीं है, हम इसको देख सकते हैं। और ये जो नोबेल प्राइज़ था वो इसीलिए दिया गया कि लोगों ने प्रूव करके बताया कि ये क्वांटम एंटेंगलमेंट नाम की चीज़ वास्तव में संभव है और ये भविष्य में बहुत कुछ बदलाव करने में सक्षम है। बिल्कुल। देखिए, आप 6000 करोड़ रुपया हम कहाँ लगा रहे हैं? जी, बिल्कुल। हम जो क्वांटम कम्युनिकेशन है उसके ऊपर 6000 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, और वो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी जो भारत में वैज्ञानिक हैं, ख़ास करके
बेंगलोर में हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं रमन इंस्टीट्यूट में, उन्होंने ये प्रयोग सफलतापूर्वक कर भी लिए हैं। इसीलिए भारत ने ये निर्णय लिया कि हमको इस टेक्नोलॉजी में गति से जाने की ज़रूरत है। और यहाँ ये जानने की जिज्ञासा भी होती है प्रोफेसर आहलूवालिया कि ये क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले क्या चुनिंदा देश हैं या बहुत सारे देशों में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? देखिए, अभी तक तो आप अखबारों में पढ़ते भी होंगे, क्योंकि ये काफ़ी हेडलाइंस ग्रैब करती हैं ये चीज़ें। बहुत कम लोग हैं, 6-7 लोग हैं, उनमें भारत भी अब एक ऐसा देश है जो इसमें आगे कदम बढ़ा रहा है। अदरवाइज़ जैसे USA, चाइना, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने इसमें आगे कदम बढ़ाए हैं और बड़े सफल प्रयोग भी किए हैं। और हम आज क्या बात करते हैं, देखिए हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी बिल्कुल। और हमें आज वो ChatGPT जब हम सुनते हैं तो हमको ख़ास करके अध्यापक होने के नाते मैं कहूँगा हमें डर लगने लगता है कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें रिप्लेस कर देगी। जी बिल्कुल, बहुत ऐसी जिज्ञासा होती है कि आप उस पर कुछ भी टाइप करें और आप कहें कि मुझे 1000 वर्ड्स में चाहिए तो 1000 वर्ड्स में, 2000 में चाहिए, फिर आप कहें कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं आया तो वो रिप्लेस कर देगा। बहुत अद्भुत सी चीज़ लगती है कि कैसे किसी भी विषय पे वो आपके सामने लिखा हुआ कुछ भी मटेरियल आ जाता है। अजय जी, आप हैरान होंगे जी, 26 जनवरी को इस वर्ष में ChatGPT पे गया जी, और मैंने उसमें एक प्रश्न जो किया वो ये था कि मुझे ना आज भारत का गणतंत्र दिवस है, मुझे एक गीत की संरचना करके दे दो जी, और उसने मुझे एक गीत की संरचना करके दे दी जी। अब आप सोचिए, मैं फिज़िक्स वाला आदमी, मैं साहित्य का आदमी नहीं हूँ, और फिर मैं एक कविता लेके जा रहा हूँ जो मुझे ChatGPT ने कर दी। अब देखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बहुत गहरा नाता है, ये एक दूसरे को फीड करेंगे जी। जैसे यहाँ एक मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या इसके कोई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं? देखिए, एक बात ना बड़े स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ जी, जो विज्ञान है ना वो दुधारी तलवार है जी। इसके अगर अच्छे पक्ष हैं तो इसके बुरे पक्ष भी रहते हैं जी बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण दूँ, एटॉमिक एनर्जी है जी। एटॉमिक एनर्जी से हम एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं, और एटॉमिक एनर्जी हमारे लिए ऊर्जा का एक विकल्प भी है जी बिल्कुल। जब पहली बार भारत के दिग्गज वैज्ञानिक होमी भाभा एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिनेवा में गए भाषण देने जी, तो उनके भाषण का शीर्षक जो था वो बड़ा मज़ेदार था, एटम फॉर पीस जी। वो इसलिए नहीं वहाँ बोलने गए कि मैं एटम को एटम बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं इसको पॉजिटिवली यूज़ करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, भारत ने भी एटम बॉम्ब बनाया है जी, पर भारत ने एक निर्णय लिया जिसके बारे में हमको सजग रहना है कि कुछ भी हो जाए हम एटम का प्रयोग पहले कभी नहीं तौर पर कभी नहीं करेंगे जी। अब अपने ऊपर हमने क्या किया है, हमने एक अंकुश लगाने की कोशिश की है। हमें मालूम है कि ये मैड रेस का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते जी। हमारे पास एटम बॉम्ब है, एक डेटरेंस की तरह है, कोई हमें ये ना समझे कि हमारे पास ये नहीं है। तो जब आप ये बात कर रहे हैं तो इसमें दुष्प्रभावों की बात भी होती है और पॉजिटिव भी। अब मैं कहूँगा प्रकृति ने हमें, जिसे हम कहते हैं विवेक, वो क्या दे रखा हुआ है जी बिल्कुल। ये निर्णय करने के लिए वो विवेक हमको दे रखा हुआ है कि हम इसका उपयोग ढंग से करें और अच्छे कार्यों के लिए करें जी। और देखिए, कई ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो बहुत मदद करने वाले हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें एक बिंदु जो है वो है क्वांटम मटेरियल्स को बनाना। अब देखिए, जब भी कोई मटेरियल बनाने की बात करता है तो ये समझता है कि मैं लैब में जाऊंगा जी, और लैब में जाकर के वो मैं मटेरियल बनाऊंगा और फिर मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा जी। जबकि आज हम कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, हम पूरी की पूरी उसके सिंथेसाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्टिव सिमुलेशंस। हम सिमुलेशंस करते हैं। ड्रग डिज़ाइन में उसका बहुत रोल होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें हमारी बहुत मदद करने वाली है जी। अब आप देखिए, सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर्स दोनों ये मिल करके नई संभावनाओं को हमारे लिए तलाश करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है जी। और प्रोफेसर आहलूवालिया, जब हम क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मुझे स्मरण हो आया, क्योंकि आप 30 वर्षों में शोध कार्य से संलिप्त रहे हैं
और आपने 2 डायमेंशनल क्रिस्टल पर बहुत काम किया है। वैसे तो आपने किसी एक विषय पर नहीं शोध किया, कई विषय रहे हैं आपके शोध के। 2 डायमेंशनल क्रिस्टल जिसकी चर्चा काफ़ी होती है भौतिक वैज्ञानिकों के बीच में, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं 2 डायमेंशनल क्रिस्टल क्या है और भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं। देखिए, ये जो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल की फील्ड है ना जी, ये अभी समझिए आप मुश्किल से 15 वर्ष इसको हुए हैं। जी, और लोग ये मानते थे कि प्रकृति में 2 डायमेंशनल क्रिस्टल होते नहीं हैं, जी, उनकी संभावना नहीं है। ये थ्योरेटिकली भी लोगों ने प्रूव करके बताया हुआ था। जी, पर एक वैज्ञानिक कुछ सिरफिरे थे, उनको आया कि नहीं, मुझे तो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल बनाना है। जी, और उन्होंने एक प्रयोग करना शुरू किया। ग्रेफाइट आपने सुना होगा नाम। जी, बिल्कुल। ये कार्बन का एक एलोट्रोप है और इसकी एक खासियत है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। जी, मतलब एक कार्बन एटम्स की लेयर है, उसके ऊपर एक और कार्बन एटम्स की लेयर है और ये लेयर बन करके आपको ग्रेफाइट देता है। जी, तो उसने ये सोचा है क्या है पॉसिबल है कि मैं एक जो कार्बन एटम्स की लेयर है उसको छील के बाहर निकालूं और मेरे लिए 2 डायमेंशनल क्रिस्टल वो बन जाए। जी, आप हैरान होंगे, उसने एक अपने विद्यार्थी को इस काम पे लगाया कि ये है ग्रेफाइट का क्रिस्टल, जी, इसको आपने ऐसे करना है कि आपको पील ऑफ करना है वो लेयर इसमें से। जी, कुछ हो नहीं रहा था। तो एक दिन वो गया बाज़ार और उसने वहाँ से स्कॉच टेप खरीदी जी, और उसने कहा यार आज मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। अपने विद्यार्थी को बोला ज़रा देखें क्या होता है। उसने वो स्कॉच टेप ली, उस क्रिस्टल के ऊपर लगाई जी, और उसने झटके से उसको खींचा और उसने क्या देखा कि उस स्कॉच टेप पे ना एक कार्बन की लेयर आके बैठ गई है। जी, जब उसने उसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो वो हैरान था कि जो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल को लोग ढूंढ रहे थे जी, वो इसको मिल गया। मिल गया था। और फिर लोगों को ध्यान आया कि भाई हम तो वर्षों से, सदियों से पेंसिल इस्तेमाल करते हैं जी, और पेंसिल में हम जिसको लेड बोलते हैं वो वास्तव में ग्रेफाइट ही होता है। जी, वो ग्रेफाइट पेंसिल होती है। बिल्कुल। और हम जब कागज़ पर लिखते हैं तो वो जो 2 डायमेंशनल लेयर है ना जी, वो आराम से अपने जो फुटप्रिंट है वो हमारे लिए कागज़ पे छोड़ती छोड़ती जाती है। जाती है। जी, अब ये सबसे पहले जब हमने ढूंढा तो उसको हमने एक नया नाम दिया जो आजकल आम लोग यूज़ करने लग गए हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राफीन। और देखिए, मिनीचराइजेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बैकबोन है। जब हमने ट्रांजिस्टर बनाया, जिसके मैंने पहले भी जिक्र किया, वो जी, बिल्कुल। मिनीचराइजेशन का एक पहला सोपान था। जी, उसके बाद तो हमने मिनीचराइजेशन में इतने सोपान चढ़ लिए हैं कि अब हम ये सोचते हैं कि उससे आगे हम कहाँ जाएं। बिल्कुल। तो ये 2 डायमेंशनल क्रिस्टल जो हैं जी, उन संभावनाओं को हमें देते हैं कि हम कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को और पोषित कर सकते हैं ऐसे, और जी, इनको हम इसीलिए क्वांटम मटेरियल्स कहते हैं। जी, मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि अगर कोई विज्ञान का सही उपयोग करना चाहता है तो वो जिस संस्थान में काम करता है, जिस जगह काम करता है, तो उसका उस संस्थान को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ग्रीन एनर्जी इंट्रोड्यूस करने में आपका बड़ा अहम योगदान रहा है। समय हमारे पास बहुत कम है, संक्षिप्त में आप बताएं कि वो कैसे संभव हो पाया। देखिए, आजकल हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात कर रहे हैं कि हमको विद्यार्थियों को ऐसे प्रोजेक्ट देने हैं जी, जिसमें वो कुछ नया कर सके। जी, तो ऐसे अवसर हमें भी मिलते रहे, हमारे विद्यार्थी। जी, तो हमने अपने फिज़िक्स डिपार्टमेंट में, हमारे एमएससी में प्रोजेक्ट होता है, हमने एक विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट दिया था कि हम जी, कैंपस में 50 किलोवाट का सोलर पावर यूनिट लगाएं। जी, बिल्कुल। तो उसको हमने किया, उसकी रिपोर्ट तैयार करी और उसके बाद हमने उसको हिम ऊर्जा के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो डिपार्टमेंट है उसको भेजा। जी, जी, और उसमें हमको 90% जो थी सब्सिडी मिली। जी, और जब हमने वो प्रोजेक्ट तैयार किया था तो लगभग 1 करोड़ 23 लाख का था। जी, और हमारा जो उसमें योगदान था वो सिर्फ 10%, 12 लाख के लगभग था। जी, और जब तक टेंडरिंग हुई, सोलर एनर्जी की कॉस्ट कम हो रही थी, वो हमको 80 लाख में पड़ा। यानी आपके कहने का अभिप्राय ये कि एक प्रोजेक्ट की बदौलत हम वो 50 किलो वाट जो था वो जनरेट कर पाए हाँ, विश्वविद्यालय में। आज तो हमारा कैंपस और भी ज़्यादा ग्रीन हो गया है। जी, बट शिमला में जी, हमारे विश्वविद्यालय में वो पहला ऐसा 50 किलोवाट का जी, सोलर पावर यूनिट था जी, जिसको हमने विद्यार्थियों के साथ मिलकर के संकल्पना की जी, और उसको एक रूप देने की कोशिश की। जी। प्रोफेसर आलूवालिया, बहुत रोचक बातें आपके साथ हो रही हैं और बहुत जी चाहता है कि ये बातें ख़त्म ना हो, लेकिन हमारे कार्यक्रम का समय जो है अब वो हुआ जा रहा है और
हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो वो विज्ञान का भरपूर लाभ उठा सकता है। विज्ञान ने हमारे बीते हुए कल को बदला था, आज को बदला है। भविष्य की संभावनाओं का जिक्र प्रोफेसर आहलूवालिया ने किया। प्रोफेसर आहलूवालिया, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, हमारे दर्शकों के साथ आपने विज्ञान जगत से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें थी, लेकिन कुछ बातें हम सभी को समझाने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, पूरी उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के रोचक कार्यक्रम लेकर और इसी कार्यक्रम पर कुछ और बातें करने के लिए एक बार फिर हम आपके बीच प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।